हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी पुराने स्टूडेंटों को जिनके अभी एग्जाम होना है, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने जिसकी डेट 10 जून अकाउंटेंसी, 12 जून बिजनेस इकोनॉमिक्स की रखी है, उन लोगों की मेरे पास में इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं आ रही हैं बराबर। 2 महीने लॉकडाउन में रहने के बाद में उनका कहना है कि हम थोड़ा थोड़ा भूल गए। तो आप सभी पुराने स्टूडेंटों को या आपकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, जहां एक और टीचर नए स्टूडेंटों की तलाश में लग गए, लेकिन मैं आपके साथ हूं। और मैंने लास्ट वीडियो में रिसिप्ट एंड पेमेंट की पूरी डिटेल आपको दी है, और इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको जनरल पार्टनर से सामान्य साझेदारी की थ्योरी समझाता हूं। आप ध्यान से समझें। फिर इसके न्यूमेरिकल के पैटर्न बताऊंगा आपको सारे के सारे, जिससे आपने जो पूरे 1 ईयर मेरे यहाँ परिश्रम किया है, वह सारी चीज़ें आपको रिमेंबर हो जाए, याद हो जाए, और आप बहुत अच्छा पेपर दे के आए, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ आपसे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं सामान्य साझेदारी जनरल पार्टनर से। जैसा कि आप जानते हैं, ये सभी के लिए है। ओल्ड भी समझ सकते हैं इसको डिटेल में, न्यू भी समझ सकते हैं इसको डिटेल में। और जैसा आप जानते हैं, साझेदारी पार्टनरशिप एक्ट 1932 अधिनियम 1932 होता है। पार्टनरशिप के बारे में कहा जाता है कि साझेदारी 2 और मोर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी ऐसे व्यापार को संचालित करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए एकत्रित हुए हों। उस बिजनेस को उन सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाता हो, इस कॉल्ड पार्टनरशिप यानी साझेदारी कहलाता है। वैसे आप जानते हैं, मैं बता देता हूं एक बार, साझेदारी का जो पतीला होता है, पतीला आप जानते हैं एक बर्तन, वह तब तक पकता है जब तक फर्म को लाभ होता है। फर्म को हानि होने पर यह पतीला फूट जाता है। साझेदारी का लॉस होने पर पार्टनरों में विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। सबसे पहली बात, साझेदारी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 4, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी एक संबंध है, व्यक्तियों के बीच एक रिलेशन है, जिसमें वह एक लाभ को बांटने के लिए आपस में सहमत हुए हैं, ऐसे व्यापार को चलाने के लिए सहमत हुए हैं जिस व्यापार को उनके द्वारा, सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाता हो। तो बहुत सामान्य सी बात है, साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर के जब किसी व्यापार को ऑपरेट करते हैं, संचालित करते हैं, उसे साझेदारी कहा जाता है, पार्टनरशिप कहा जाता है। पार्टनरशिप में रिमेंबर रखिए, इसका जो एक्ट होता है वह 1932 होता है। मैं आपको इसकी
6 कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं एक बार फिर समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए। पहले भी याद कराई थी, आपने टेस्ट दिए थे, याद था, आपको याद आज भी होगा। पहली विशेषता, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। साझेदारी में देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 मेंबर इन पार्टनरशिप। देयर इज नो मेंशन of maximum number of partner in partnership act, but according to company act 2013, company act 2013 के मुताबिक the maximum number of partner cannot be exceed 100. However, rules stand company miscellaneous rules partnership cannot exceed 100 के अलावा इसमें कंपनी अधिनियम 1956 जो होता था, जो 2013 हुआ, उसके मुताबिक 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसी का एक अधिनियम बनाया गया जो 50 है। तो बहुत नॉर्मल सी बात है, कम से कम 2 और मैक्सिमम 50 मेंबर्स इसका पैटर्न रहेगा। दूसरा, म्यूचुअल रिलेशन और एग्रीमेंट यानी समझौता। इन पार्टनरशिप बिजनेस देयर मस्ट बी म्यूचुअल एग्रीमेंट or contract between the partner. When there is no mutual agreement between the partner, such association of person will not be called partnership. साझेदारों के बीच साझेदारी में एक समझौता, एक एग्रीमेंट होना आवश्यक होता है। एग्रीमेंट, there are 2 types of agreement, written agreement and oral agreement. लिखित समझौता और मौखिक समझौता। पार्टनरशिप का वर्थ जो है एग्रीमेंट से ही होता है, समझौते से ही होता है, और इसमें रिटन एग्रीमेंट, लिखित समझौते को सबसे अच्छा माना जाता है। 2 बातें हुई, 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। दूसरा क्या बताया था मैंने आपको, एग्रीमेंट और म्यूचुअल रिलेशन यानी कि परस्पर संबंध या समझौता। और तीसरा है लीगल बिजनेस, कानूनी व्यापार। इसे समझा दूं, द पार्टनरशिप एग्रीमेंट मस्ट बी टू कैरी ऑन अ लॉफुल बिजनेस। साझेदारी के अंदर, साझेदारी में एक कानूनी वैधानिक व्यापार का होना आवश्यक है, नॉट फॉर अनलॉ बिजनेस। इसमें गैर कानूनी व्यापार नहीं होना चाहिए। अगर कोई साझेदारी कानूनी रूप को ध्यान में रखकर वैधानिक रूप से स्थापित की गई है, वह मान्य की जाती है। यदि वह अवैधानिक हो जाती है, अनलॉफुल हो जाती है, तो उसे साझेदारी नहीं माना जाता। 2 और मोर पर्सन, एग्रीमेंट समझौता। तीसरा लीगल बिजनेस, और चौथा है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन यानी लाभ का विभाजन। ये सभी आप लोग जानते हैं कि साझेदारी का जन्म समझौते से होता है। इसमें 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं। कानूनी व्यवसाय व्यापार होता है, वैधानिक व्यापार होता है, लीगल बिजनेस होता है, और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। द एम ऑफ पार्टनरशिप, द एम ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप is to share the profit among the partner and from the business. साझेदारी का उद्देश्य लाभ कमाना ही नहीं होता, उस अर्न किए गए लाभ को, कमाए गए लाभ को साझेदारों के बीच में आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना भी होता है, बांटना भी होता है। प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द बिजनेस should be divided among the partner on the basis of ratio decided earlier। और बंटवारे का जो अनुपात निर्धारित किया गया है, जो रेशियो बनाया गया है, एक तो परसेंटेज रेशियो होता है, एक कैपिटल रेशियो होता है, पूंजी के अनुपात में होता है, और एक आपका एग्रीमेंट के मुताबिक जो रेशियो डिसाइड किया जाता है वह इस तरह से 3-4 तरह से रेशियो से लाभ और हानि का बंटवारा होता है। और 5वां है ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, व्यापार का संचालन। द पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल, व्यापार सभी के द्वारा, ऑल द पार्टनर। हाउएवर इट नॉट नेसेसरी फॉर ऑल द पार्टनर टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द बिजनेस। यदि सभी लोग एक्टिवली नहीं आ पाते हैं तो उनमें से किसी एक के द्वारा भी संचालित किया जा सकता है। 5 बातें हुई, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, 2 और मोर पर्सन, म्यूचुअल रिलेशन, एग्रीमेंट यानी समझौता,
लीगल बिजनेस यानी कि वैधानिक व्यापार, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन लाभ का विभाजन, ऑपरेशन ऑफ बिजनेस व्यापार का संचालन, और एक हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है ऑब्जेक्टिव, वन वर्ड, फिल इन द ब्लैंक और मैचिंग में बहुत पूछा जाता है माध्यमिक शिक्षा मंडल में कि ईच पार्टनर कैन बी एजेंट ऑफ द फर्म। क्या प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट होता है? यस, ईच पार्टनर कैन बी एजेंट ऑफ द फर्म। इसीलिए कहा जाता है एजेंसी रिलेशन, यानी प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट भी होता है। एज द बिजनेस कैरिड ऑन बाय an agent is accepted as the work done by the principal in the same way। जिस प्रकार एक प्रधान के कहने पर एक उसका जो एजेंट होता है, प्रधान यानी कि मालिक, एजेंट यानी प्रतिनिधि, जिस प्रकार एक व्यापार में मालिक और प्रतिनिधि का संबंध होता है, इसी प्रकार प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट भी होता है कि वह फर्म के लिए काम करता है। इस प्रकार 6 टॉपिक को आप ध्यान रखिए। फिर एक बार विद इन मिनट के अंदर रिमेंबर करा दूं। 2 और मोर पर्सन, एग्रीमेंट, लीगल बिजनेस, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, एजेंसी रिलेशन, और एक लास्ट और बता दूं, अनलिमिटेड लायबिलिटीज, असीमित दायित्व। प्रत्येक साझेदार का दायित्व अनलिमिटेड यानी असीमित होता है। इस तरह नेक्स्ट टॉपिक पर मैं आता हूं, वह है आपका पार्टनरशिप डील यानी कि समझौता। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिए, साझेदारी का जन्म समझौते से ही होता है, एग्रीमेंट से ही होता है। डीड, D-double-E-D, डीड मीन्स एग्रीमेंट, समझौता है। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी की स्थापना करने के बाद, देयर मस्ट बी म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, साझेदारों के बीच समझौता बनाया जाता है। दिस एग्रीमेंट बी आइदर रिटन और ओरल, यह समझौता 2 प्रकार से हो सकता है, लिखित और मौखिक। जैसा कि आप जानते हैं, अ रिटन एग्रीमेंट इज कंसीडर बेटर देन ओरल, जो लिखित समझौता होता है वह अच्छा माना जाता है मौखिक समझौतों की अपेक्षा। कॉमर्स में, व्यापार में कहावत है, पहले लिख पीछे देख, भूल पड़े कागज से ले। इसी प्रकार कहा जाता है, पहले लिख लो, समझौता कर लो, एग्रीमेंट कर लो, 100 बकना और 1 लिखने के बराबर होता है। इसलिए जीवन में जब भी कोई काम करें उसे राइटिंग में करें, ओरल में कोई एग्रीमेंट ना करें। क्यों कि मित्र रिश्ता लपेटे अनचपेटे, कब कौन किसको धोखा दे जाए ये कोई नहीं जानता। इसलिए राइटिंग में होगा, एग्रीमेंट होगा, डीड होगा, पार्टनरशिप ऑलवेज सक्सेस होगा। फ्रैक्शन आने पर, विवाद आने पर आप उनसे समझौता के अनुसार, एग्रीमेंट के अनुसार हाई कोर्ट में जा सकते हैं, विवादों का निपटारा कर सकते हैं। लेकिन एग्रीमेंट ओरल में है कि चल मेरे भाई, मैं 1 लाख लगाता हूं, तू 2 लाख लगा दे, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तू गरीब मित्र है, तू भी आ जा, तो भैया तू भी आ जा, तू भी आ जा। लाभ जब तक होता है साझेदारी चलती है, हानि होने पर पूंजी लगाने वाला सबसे ज्यादा रोता है। इसलिए आप याद रखिए, साझेदारी में एग्रीमेंट का होना, डीड का होना बहुत आवश्यक है। और डीड कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, रिटन एंड ओरल। अब डीड की बात करें, एक सामान्य दर्जे की भाषा में, नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आपसे बात करूं, जैसे हमने डिसाइड किया, 4 पार्टनर हमने बनाए, लाला राम, सीताराम, धनीराम, मनीराम और जय। 5 पार्टनर ने मिलकर के एक पार्टनरशिप फर्म बनाई जिसका नाम रखा किलकिल कांटे। समस्या उत्पन्न हुई, 5 साझेदार सामने बैठे, बोले यार साझेदारी तो कर रहे हैं, इसकी एक डीड तो तैयार करो, एक एग्रीमेंट तो तैयार करो, राइटिंग में एग्रीमेंट तैयार करो। तो लिखतम पढ़तम जो एक कागज पर रिकॉर्ड किया जाता है वही मेन कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख कहलाता है। एग्रीमेंट, लिखित में एग्रीमेंट, इसके अंदर
5 बातें 6 बातें एमपी बोर्ड के स्टूडेंट याद रख सकते हैं। ओरल में बता देता हूं, 1 मिनट में याद हो जाएगा। नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम। जब एग्रीमेंट तैयार किया जाता है तो सबसे पहले ये डिसाइड किया जाता है फर्म का नाम क्या होगा। हमने फर्म का नाम डिसाइड कर दिया, किल कांटे। एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म का पता। जो फर्म आप चलाने जा रहे हैं वो किस पते पर होगी। व्हाट कैन बी एड्रेस ऑफ द फर्म फ्रॉम वेयर इट विल ऑपरेट इट्स बिजनेस। फर्म का पता क्या होगा जहां पर फर्म बनाई जा रही है। एड्रेस डाल दिया, नादान महल रोड या जो भी आपका एड्रेस हो। तीसरा, एरिया ऑफ बिजनेस, व्यापार का क्षेत्र। द पार्टनरशिप डीड मस्ट मेंशन द जियोग्राफिकल it will operate its business. The partnership deed must mention in the geographical area of business. The area of its business can be either be local or provincial or nation or international. यानी आप जो व्यापार कर रहे हैं उसका एरिया, उसका क्षेत्र क्या होगा। क्या आपका व्यापार लोकल होगा, गली में, मोहल्ले में, बाजार में, मार्केट में, ग्वालियर पे, महाराजवाड़े पे, नया बाजार में, या आपका क्षेत्र प्रोविंशियल होगा यानी कि स्टेट में होगा, राज्य में होगा, या फिर नेशन राष्ट्रीय व्यापार होगा, एक देश के अंदर, एक देश की सीमाओं में होगा, या इंटरनेशनल यानी 2 देशों के बीच, देश के बाहर मल्टीनेशनल कंपनी बनाकर होगा। तो नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम। दूसरा, एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म का पता। तीसरा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, साझेदारों के नाम और एरिया ऑफ द बिजनेस, और नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर। कि जब एग्रीमेंट की बात चल रही थी, बोले भैया फर्म का नाम तो लिख लिए हैं हम, बोले फर्म का पता भी हो गया, बोले एरिया भी डिसाइड हो गया, और ये बोले यार धनी राम मनी राम और छोटे लाल बड़े लाल, एक चीज तो हम भूल ही गए। बोले क्या भूल गए भैया। बोले हम इसके अंदर फर्म का नाम, अपना नाम और अपने अपने पते भी तो लिखने पड़ेंगे। तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। और 5वां है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कोई नया साझेदार आएगा। कैपिटल ऑफ पार्टनर, प्रत्येक साझेदार कितनी कितनी पूंजी लगाएंगे। नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, पीरियड ऑफ द फर्म, फर्म का समय अवधि कितनी होगी, प्रत्येक पार्टनर की पूंजी कितनी होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, अगर ड्राइंग करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो। इस तरह से बहुत सारे टॉपिक, लगभग 25 से ज्यादा टॉपिक एग्रीमेंट में लिखे जाते हैं। शिक्षा मंडल के मुताबिक आप 6 से 7 टॉपिक याद कर सकते हैं। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 से 5 टॉपिक लिखिए। 5 नंबर का है, 5 से 6 लिखिए। नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम। एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म का पता। एरिया ऑफ द बिजनेस और एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। और आप इसके अलावा भी ले सकते हैं कि डेथ ऑफ पार्टनर, मर जाएगा कोई साझेदार तो क्या होगा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पर चलता हूं। और वह है आपका रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। 1 सेकंड के बाद मैं आपको समझाता हूं। आगे का टॉपिक पेपर के लिए मोस्ट आईएमपी एमपी बोर्ड वालों के लिए मैं आपको विद इन मिनट के अंदर बताता हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं। मेन कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। 3 क्वेश्चन फिर सुन लीजिए। साझेदारी की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख की मुख्य बातें,
रूल्स एप्लीकेबल इन पार्टनरशिप डीड, साझेदारी समले के अभाव में लागू होने वाले नियम, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल, स्थायी पूंजी एवं परिवर्तनशील पूंजी खाता में अंतर। ये 4 क्वेश्चंस अगर आप ध्यान से तरीके से पढ़ लें और थ्योरी अगर आई, मैं आपको वायदा करता हूं इनमें से आ जाना चाहिए। अब बताता हूं आपको रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसका मतलब समझिए, जब साझेदारों के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं होता, समझौता नहीं होता, तब कौन से नियम फॉलो होते हैं। अभी जो बताया था वो मेन कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड समझौते के नियम थे, और अब जो बता रहा हूं वह है कि जब पार्टनर के बीच कोई एग्रीमेंट समझौता नहीं होगा, तब साझेदारों में कौन कौन सी समस्याएं, यानी अनुपस्थिति में एग्रीमेंट के एब्सेंस में क्या समस्याएं आएंगी। देखिए, नंबर 1, राइट टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस। राइट टू पार्टिसिपेट, every partner will be entitled to take active part in the conduct of management firm business। प्रत्येक साझेदार फर्म के व्यवसाय में भाग ले सकता है। क्यों ले सकता है भाई? और बिल्कुल ले सकता है। साझेदारों में एग्रीमेंट नहीं है, और मान लीजिए 20 पार्टनर हैं, तो 20 के 20 दुकान पे जाएंगे और जाके बैठेंगे। क्यों बैठेंगे? क्योंकि उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं है। बोले हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। सबको दुकान अच्छी लगती है, और गले पे फंड रख के बैठना तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे बैठ जाएंगे, पैसे का हिसाब भी हम ही करेंगे। जब 20 पार्टनर सारे के सारे बैठ जाएंगे, तो कस्टमर जब आएगा और वो देखेगा, और भैया इसकी दुकान पे तो पहले से ही बहुत भीड़ भाड़ लगी है, मेरा नंबर कब आएगा। इसलिए साझेदारों में एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट ये डिसाइड करता है कि कौन फर्म को ऑपरेट करेगा, कौन मार्केट देखेगा। और जब एग्रीमेंट नहीं होता, तो राइट टू पार्टिसिपेट इन द बिजनेस, सभी साझेदार फर्म के व्यापार संचालन में भाग ले सकते हैं। दूसरा, प्रॉफिट शेयरिंग, लाभ का बंटवारा। The profit and loss will be shared equally by the partner। आज मैं आपको इस टॉपिक के माध्यम से बहुत लंबी दूर मार करने वाली मिसाइल की बात बता रहा हूं। एग्जाम के लिए बहुत पावरफुल बनता है ये। ऑब्जेक्टिव, वन वर्ड, फिलिंग द ब्लैंक और मैचिंग। कई बार एग्जाम में लिखा आया विदाउट एनी एग्रीमेंट, साझेदारों के बीच जो कोई समझौता नहीं है, लाभ और हानि का बंटवारा कैसे होता है। कई लोग रेशियो में करे आते हैं, कई लोग पार्टनर्स रूप में करे आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब पार्टनर के बिटवीन कोई एग्रीमेंट नहीं होता, तो साझेदारी में लाभ और हानि का जो बंटवारा होता है वह इक्वली होता है, बराबर बराबर होता है। एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट के मुताबिक होगा, लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं एब्सेंस, समझौता नहीं है, तो लाभ और हानि का बंटवारा इक्वली यानी बराबर बराबर होगा। नेक्स्ट, सैलरी एंड कमीशन। ध्यान से सुनते जाइएगा। राइट टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस, सभी साझेदार प्रबंध संचालन में भाग ले सकते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग, लाभ हानि का बंटवारा बराबर होगा विदाउट एनी एग्रीमेंट। सैलरी एंड कमीशन, अगर साझेदारों के बीच कोई समझौता नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो लाभ और हानि का बंटवारा ऑलवेज इक्वल यानी बराबर बराबर होता है। नो, जब साझेदारों के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी और कोई कमीशन नहीं मिलता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता। तो मेरी बातें याद रखिए, एग्रीमेंट नहीं है, सभी पार्टनर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लाभ हानि का बंटवारा इक्वली होगा। एग्रीमेंट ना होने पर किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कमीशन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं मिलेगा। जब पार्टनर के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलता। एक चीज है इंटरेस्ट ऑन लोन, वह मिलती है एट द रेट ऑफ
6%। हमेशा याद रखना, दोनों बातें बता दी, लाभ हानि का बंटवारा बराबर बराबर होगा। और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। याद रखना मेरी बात, पर एनम। एक बार ऑब्जेक्टिव वन वर्ड्स आया था माध्यमिक शिक्षा मंडल में, उसमें लिखा था इंटरेस्ट ऑन लोन विदाउट एनी एग्रीमेंट, ऑप्शन में लिखा था 6%, ऑप्शन में लिखा था 6% पर एनम, 10%, 12, 10 और 12 तो थे ही नहीं, स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए, 6 रखेंगे या 6% पर एनम, 6% पर एनम। दो बातें मैंने इसकी, बंटवारा बराबर बराबर होगा और इंटरेस्ट ऑन लोन, ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम होगा। इस तरह से मैंने इसके आपको 5 टॉपिक बताए। एक बार बता देता हूं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इस तरह से आप पढ़ेंगे आपको एक बार में याद हो जाएगा। इस तरह मैंने आपको थ्योरी का लगभग पार्ट दे दिया। अभी इसमें डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बताना रह गया है, वह मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में बताऊंगा। और उसी वीडियो में आपको सम बनाने का पैटर्न नए लोगों के लिए और पुरानों को रिमेंबर कराऊंगा। आगे से न्यू स्टूडेंट के लिए अलग वीडियो रखूंगा और ओल्ड के लिए अलग वीडियो रखूंगा। आज इतना काफी है। नमस्कार, आप खुश रहिए, घर में रहिए, अपनी अपनी तैयारी, सेल्फ स्टडी अपनाइए और उन्नति पाइए।